पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर पसरा हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और करीब 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। दूसरी खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां लोनी में ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी करते समय 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना 13 अगस्त की है, जब तीनों युवक अपनी मोटरसाइकिल से एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। तीसरी खबर में हम बात करेंगे देश में आजादी के सिंदूरी जश्न की। देश की आजादी के उत्सव में हर देश के लोग आज देश प्रेम से ओतपोत हैं। देश की हर गली हर मोहल्ले में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। लाल किले से पीएम मोदी का पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ। चौथी खबर में हम बात करेंगे, क्या ट्रंप पुतिन में बनेगी बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज अलास्का में मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात अमेरिकी हवाई अड्डे पर होगी। इस मुलाकात के दौरान खासतौर पर रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर बातचीत होनी है। बीते 4 सालों में ट्रंप और पुतिन के बीच इस तरह की ये पहली मुलाकात है, लिहाजा उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। अब पहली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर पसरा हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका तबाही में बदल गया। गुरुवार को दोपहर करीब 12:15 बजे चशौती और पड्डर इलाके में अचानक बादल फटा और चिनाब नदी में उफान आ गया। देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ा और तेज बहाव अपने साथ मकान, गाड़ियां, मंदिर, पुल और लोगों की जिंदगी बहा ले गई। अब तक इस आपदा में 65 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। करीब 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन और राहत एजेंसियां दिन रात मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए एकजुट हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस जवान रस्सियों और मशीनों की मदद से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, एक दुखद हादसा हुआ किश्तवाड़ में, 65 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अभी क्या स्थिति है और आने वाले समय में सेना की तरफ से किस तरीके से अभियान चलाए जाने हैं, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। देखिए आशीष, जो मौत का आंकड़ा है वो अलग अलग एजेंसियों की तरफ से अलग अलग आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ 40 बता रहे हैं, कुछ 45 बता रहे हैं और कुछ 65 तक जो है वो संख्या ये बताई जा रही है। लेकिन जो आधिकारिक मौजूद हैं, अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनकी तरफ से अभी सिर्फ 46 डेड बॉडी यानी कि 46 डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर की जा चुकी हैं। बाकी जो डेड बॉडीज का ढूंढने का काम जो है वो लगातार जारी है। एक बात तो जरूर है कि जब ये हादसा कल 12:30 बजे के आसपास में चशौती गाँव में आया, उस समय वहाँ पर चशौती गाँव में माता का एक जो मंदिर है जहां पर दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, मचेल माता का, वहां पर एक लंगर लगा हुआ था, भंडारा चल रहा था और उस भंडारे में खाना खाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मौजूद थे। करीबन 500 से 700 लोग जो हैं उस जगह पर, उस चशौती गांव के अंदर मौजूद थे। जब ये सैलाब आया है बादल फटने के बाद, तो इसमें बहुत सारे लोगों की मिसिंग होने की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक जो एक नंबर रिलीज किया गया था प्रशासन की तरफ से, उस पर सिर्फ 69 लोगों की कॉल आई है जिन्होंने ये बताया है कि उनके परिवार वाले जो है वो मिसिंग है। लेकिन हो सकता है कि कहीं इसमें ऐसे भी हों जिनका पूरा का पूरा परिवार ही जो है वो मिसिंग हो, तो उनकी रिपोर्ट करने वाला जो है अभी तक कोई सामने नहीं आया है। तो निश्चित रूप में एक त्रासदी जो है वो अपने आप में बड़ी है। अब रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो लगातार सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। सबसे पहले वहां पर जो नाला, जिस नाले जो चशौती नाला है, उस नाले के ऊपर जो लोहे का ब्रिज बना हुआ था, जो बाढ़ की चपेट में आते हुए ताश की पत्तों की तरह ढह गया, वहां पर अब पानी का जो बहाव है कम होने के बाद लकड़ी लगाकर, लकड़ियों के फट्टे लगाकर जो है एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया है, ताकि माता के मंदिर की तरफ जो फंसे हुए लोग दर्शन कर कर वापिस आ रहे हैं उनको किसी तरीके से उस लकड़ी के पुल से बना निकाल कर दूसरी सेफ साइड जो है वो लाया जाए। 1000 की संख्या में लोग जो है वो इस समय माता मचेल के मंदिर के आसपास जो है वहां पर फंसे हुए थे। कल से ही वो फंसे हुए थे और उनके आने की कोई संभावना जो है वो नहीं मिल पा रही थी। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर अभी तक हवाई सर्विसेज जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि मौसम अभी भी वहां पर पैक है। जो उस इलाके के सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से अभी एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि मैं जम्मू से
वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वहां जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करीबन 1 घंटे वहां पर ऊपर हॉवरिंग करने के बाद जब वहां पर कहीं पर लैंड करने की जगह नहीं मिली तो दोबारा किश्तवाड़ वापस आया हूं और अब किश्तवाड़ से बाय रोड जो है वो चिशोती की तरफ वो आगे अग्रसर हुए हैं। वहां से करीबन 5 घंटे का समय जो है वो लग जाता है। इस समय तक अभी तक हम देखें तो करीबन 150 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कराकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है, जिसमें से कईयों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। जो अगर आप उनकी व्यथा सुनेंगे तो दिल को झकझोर देने वाली व्यथाएं जो हैं, क्योंकि ज़्यादातर जम्मू के लोग ही हैं, जम्मू और उसके आसपास के जो लोग हैं वही माता मचेल के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी आस्था जो है वो माता के प्रति अटूट है। और हर साल कई लोग ऐसे हैं जो हर साल वहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से आपदा जो आई है वो बहुत भयावह है, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि उत्तराखंड के धराली में जो आपदा आई थी, कमावेश उसी तरीके की आपदा जो है वो यहाँ पर आई है। हालांकि बाढ़ का पानी जो है जो वो तो निकल गया, लेकिन मलबा अपने पीछे बहुत ज़्यादा छूट गया है। बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े लकड़ियाँ जो हैं वो अपने साथ ये पूरा बहाव जो है वो लेकर आया था, जिससे जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनके घरों में भी इसका असर जो है वो काफ़ी देखने को मिला है। 12 से 15 ऐसे लोग हैं जो स्थानीय थे, जो वहाँ पर अपना छोटा मोटा रोजी रोटी चलाते थे, वो भी इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और उनकी मौत हुई है। तो लगातार अब रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर एक टेम्परेरी ब्रिज जो है वो लोहे का बनाकर तैयार किया जाए, जिसके लिए भारतीय सेना की टुकड़ी जो है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है। सीनियर ऑफिसर्स की बात करें तो डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू इस समय वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और उन्हीं की रमन, एक बार थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि ये कुदरत का जो कहर है वो किश्तवाड़ में किस तरह से फूटा। देखिए, जो जानकार बता रहे हैं, जो ऑफिशियल से हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक जब आप माता मचेल की तरफ जाते हैं तो गुलाबगढ़ में अपनी गाड़ियां छोड़कर जो वहां की लोकल गाड़ियां हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वहां से आप चिशोती तक पहुंचते हैं। चिशोती पहुंचने के बाद एक लोहे का ब्रिज वहां पर बना हुआ है। उस ब्रिज के आगे आपको पार करने के बाद आपको मोटरसाइकिल या फिर पैदल करीबन 12-13 किलोमीटर का सफर जो है वो माता के मंदिर तक तय करना पड़ता है। अब ये जो चिशोती जगह है जहां पर ये बादल फटा है, उसी के ठीक साथ जो गांव है एक बहुत बड़ा नाला जो है वो बहता है, जिसके ऊपर ये लोहे का पुल बना था जो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में धराशायी हो गया। तो अब ये जो बताया जा रहा है कि वहां पर एक कलवर्ट है, यानी कि एक मोड़ है पहाड़ों में, और जब ये बादल फटा और पानी बहुत बेग के तेजी के साथ आया तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पानी का पता ही नहीं चला। जब वो मोड़ से पानी निकलकर चिशोती गांव की तरफ मुड़ा तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि कोई बड़ी आपदा जो है वो आने वाली है। और ऐसे में सिर्फ 1 मिनट का समय भी जो है वो लोगों को संभलने के लिए नहीं मिला। जो लोग अपनी जिंदगी बचा सकते थे वो इधर उधर भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उन्होंने अपनी जिंदगी बचाई, लेकिन जो लोग पुल के ऊपर थे, जो लोग उस लंगर के अंदर थे जहां भंडारा चल रहा था, वो सब उस पानी की चपेट में आकर जो है वो बहते हुए नजर आए। क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे तो 15-15 फुट के जो बोल्डर्स हैं वो पानी में बहते हुए आए हैं। बड़े बड़े पेड़ की जड़ें जो हैं उखड़ गई हैं और वो पेड़ अपने साथ पानी बहाकर जो है वो लेकर आया है। अब वहां पर चारों तरफ तबाही का मंजर जो है वो पसरा हुआ है और उस तबाही के मंजर में जिंदगी को तलाशने की कवायद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और तमाम वो एजेंसियां जो रेस्क्यू में लगी हुई हैं उनकी तरफ से जारी है। उम्मीद यही, आशंका यही जाहिर की जा रही है कि अंदर कुछ लोग और फंसे हुए हो सकते हैं, जिसके लिए अब मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। वहां पर जो ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करने वाली डिटेक्टर्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, डॉग्स, स्निफर डॉग्स की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद वहां पर जेसीबी मशीन से खुदाई कर उन जो दबे हुए शव्स हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो अभी काम बहुत बड़ा है और जिस तरीके की आपदा है उसमें काफी समय जो है वो पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर होने में लग सकती है। बहुत शुक्रिया रमन आपका जुड़ने के लिए। लाल किले से लेकर देश के कोने कोने तक स्वतंत्रता दिवस की धूम है। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश का उन्होंने संबोधित किया। लाल किले से पीएम मोदी ने 12वीं बार देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19वें स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दी और स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे मंत्रालय के आदेश अनुसार रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से आज पहली बार ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी सहित कई देशभक्ति गीत की धुन बजाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है।
हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। पूरा भारतवासी इस बात का एहसास करता है कि ऑपरेशन सिंदूर इस मायने में कुछ अलग है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जवानों ने जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था, जो मिसाइल, जो ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, ये स्वदेशी हैं। कोई भी देश अपने सामर्थ्य और शक्ति पर तभी विश्वास कर सकता है, याद रखना, जब वह अपने हस्तशिल्पी, अपने कारीगर और अपने देश के उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल देता है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सिविल पुलिस और उससे जुड़े हुए संगठनों की एक बड़ी भूमिका होती है। एक और सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाना देश की स्वाधीनता दिवस का एक संकल्प बनना चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे मंत्रालय के आदेश के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान देशभक्ति गीत की धुन बजाई गई। क्या कुछ उत्साह रहा, हमारे सहयोगी पंकज राय की ये रिपोर्ट देखिए। आज 15 अगस्त का अवसर है और बड़े धूमधाम के साथ 15 अगस्त मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहली बार यहाँ पर देशभक्ति का धुन निकाला जा रहा है, वो भी आरपीएफ पुलिस के द्वारा। आप देखिए यहाँ आरपीएफ पुलिस के जवान तैनात हैं, रेलवे सुरक्षा बल लिखा हुआ है और यहाँ जो है बाकायदे इनके तरफ से एक देशभक्ति का गीत बजाया जा रहा है। यहाँ तमाम दिल्ली रेलवे पुलिस के यहाँ पर जवान तैनात हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर इस धुन निकाली जा रही है और इस धुन को यहाँ पर आसपास के लोग देखिए जो स्टेशन पे यात्री हैं यहाँ पर जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, वो लोग भी इस धुन का लुत्फ उठा रहे हैं। देखना चाहूँगा मैं अपने सहयोगी से कि देखिए तमाम जो यात्री हैं, आप देखिए किस तरह से इस धुन का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ तमाम जो है आरपीएफ के इंस्पेक्टर, आरपीएफ के एसीपी और आरपीएफ के हेड कांस्टेबल यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी देख रेख में यहाँ पर इस तरह का धुन जो है, यहाँ देशभक्ति का धुन बजाया जा रहा है और लोग यहाँ देखा जाए तो इसका लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि यहाँ देखिए ये है नया भारत। यहाँ इसमें मेट्रो और जो भारत अगर कहा जाए वंदे भारत जो ट्रेन है उसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर मोदी जी का फ़ोटो भी लगाया गया है। तो ये नए भारत की एक शुरुआत है। उसके तहत अगर देखा जाए तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब की बार पहली बार आरपीएफ की तरफ से इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। सर, ये इस तरह का धुन आज पहली बार अगर देखा जाए इतिहास में कि आज़ादी के बाद, क्या है आप लोगों का प्रोग्राम किस तरह का? देखिए, इस बार स्वतंत्रता दिवस पे रेल मंत्रालय एवं आरपीएफ मुख्यालय की तरफ से निर्देश था
कि आरपीएफ के बैंड का डिस्प्ले किया जाए, ताकि आम जनमानस में आज़ादी की कीमत एवं आज़ादी के बारे में जो भावनाएं जागृत किया जाए, आज़ादी की भावनाएं प्लस राष्ट्रभक्ति की भावनाएं जागृत करने के उद्देश्य से ये आरपीएफ के बैंड का डिस्प्ले हो रहा है। कैसा लग रहा है कि क्या एक मैसेज है कि आगे आने वाले समय में हर स्टेशनों पे इस तरह से और पूरे देश में जगह जगह इस तरह का प्रोग्राम किया जाएगा? देखिए, जिस यात्रियों से पब्लिक से जो प्रतिक्रिया मिली उन्होंने बहुत सराहा, लोग बहुत लुत्फ उठाए इसका। आज़ादी की धुन जो बज रही है राष्ट्रभक्ति की धुन पे बहुत लुत्फ उठाए, और लोगों ने कहा, अभी हमसे कह भी रहे थे कि बार बार किया जाए इसे, तो संभवतः आगे भी इसको हम परंपरा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका के अलास्का प्रांत की राजधानी एंकोरेज पर इस समय पूरी दुनिया की नजर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच 6 साल के बाद आमने सामने शिखर वार्ता होने जा रही है। ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉफ और रिचर्डसन पर होने वाली ये बैठक न सिर्फ रूसी यूक्रेन युद्ध में संभावित युद्ध विराम की उम्मीदें जगाती है, बल्कि ट्रंप ने खुद को वैश्विक पीस मेकर के रूप में पेश करते हुए भरोसा जताया है। पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों शांति के लिए तैयार हैं। हालांकि जेलेंस्की की शुरुआती दौर की वार्ता में शामिल नहीं किया गया है। बैठक से पहले माहौल काफी गर्म है। ट्रंप और पुतिन के बीच होने जा रही इस मुलाकात को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि युद्ध खत्म करने को लेकर रूस और यूक्रेन का दृष्टिकोण काफी अलग अलग है। ऐसे में यह देखना होगा कि ट्रंप की यह कोशिश कितनी सफल हो पाती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक न्यूज रूम से जुड़े हैं। विवेक, ये मुलाकात बेहद अहम होने जा रही है। 6 सालों के बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन आमने सामने होंगे, लेकिन इस बार सवाल है कि क्या यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उस पर कुछ विराम लग पाएगा कि नहीं, क्योंकि रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि 20% हिस्से पर जिस पर यूक्रेन के वो कब्जा कर चुका है वो कतई छोड़ने वाला नहीं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि रूस जो है वो हिस्सा छोड़ दे, और इसके बदले में वो ये अश्योरेंस दे सकते हैं कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और नेटो का पार्ट नहीं रहेगा, या फिर नेटो की तरफ नहीं जाएगा। वैसे पार्ट तो कभी नहीं रहा, तो एक अश्योरेंस दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने, जिसने यूक्रेन के 20% हिस्से पर ऑलरेडी कब्जा कर लिया, जिसमें डोनास और जो लुहांस्क वाला इलाका है, लेकिन अगर इसमें वो कहेंगे कि भाई आप छोड़ दीजिए, तो वो एक पुतिन चाह रहे हैं कि वो एक बफर जैसा इलाका उनके पास रहे, जो उनके कंट्रोल में रहे, जिससे कि यूक्रेन कभी दोबारा फिर इस तरह की हिमाकत ना करे या फिर वो नेटो जैसी कोई बात ना करे जिससे रूस की सोवरेनिटी को खतरा हो। तो ये तो पक्की बात है कि रूस किसी भी कीमत पर उन इलाकों को नहीं छोड़ेगा, चाहे शर्त कोई भी हो। क्योंकि आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, आशीष, दर्शकों को भी बताता हूँ, अलास्का जहाँ पर ये मीटिंग होने जा रही है, कभी ये रूस का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब यूएस के पास है। तो एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है, जो कभी रूस की हुआ करती थी, वो अब अमेरिका के पास है। सोचिए, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर भी सोच रहे होंगे, ज़रूर उनके जहन में यह बात आई होगी कि अलास्का में ही मीटिंग क्यों रखी गई, या फिर इसका कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू है या कोई प्रेशर पॉइंट है। जाहिर तौर तो पर ये सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी लेकिन रूस चीजें हैं। झुकेगा और नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अलास्का की चूंकि आप जिक्र कर रहे थे, सबसे अहम बात यह भी है, चूंकि आप जिक्र कर रहे थे कि अलास्का सोवियत संघ का हिस्सा रहा, 1867 में उसे बेचा गया था महज $73 मिलियन पर, और बाद में पता चला कि वहां पर बहुत ज्यादा जो प्राकृतिक जो खनिज हैं वो वहां पर मौजूद है। और सबसे अहम इसलिए इस जगह को चुना गया क्योंकि यूक्रेन और पश्चिमी देश जो हैं, मुल्क की बात करें, यूरोप से बहुत ज्यादा दूर पर है, और यहां से जो रूस की सीमा है वो महज 90 किलोमीटर दूर है, और उस हवाई क्षेत्र में आने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र के हवाई क्षेत्र का, यानी देश के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल रूस को नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अलास्का को चुना गया। बहुत शुक्रिया विवेक आपका जोड़ने के लिए। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।